Good morning, students. Today we will be discuss about civics chapter number 1, the Indian Constitution. Last day discuss about some topic related to this chapters, and today's again there are the different topics related to Indian constitutions. Now let us start. Try and understand the way in which the above points get translated into the certain ideal and rules by studying some key features of the Indian constitutions. हम लोगों ने लास्ट डे कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था वो उन सभी को ट्रांसलेट कैसे करने के लिए हमारे आइडियल्स हैं या रूल्स हैं उनकी स्टडिंग करनी है। वो स्टडिंग किसके द्वारा होगी? सम की फीचर्स, कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के फीचर्स हैं या कुछ प्रमुख उनके आयाम हैं भारतीय संविधान के, उनका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग उसी टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, जो भारतीय संविधान के कुछ आयाम हैं प्रमुख, उन्हीं के द्वारा हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, क्योंकि स्टार्टिंग से बहुत सारे मूवमेंट्स वगैरह हुए भारतीय संविधान के जो आयाम को उल्लेख किया गया, जिनको पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक, आर्थिक और कई प्रकार के ऐसे जो यहाँ पर भी दिया गया कि बहुत सारे मूवमेंट्स हुए। फ्रीडम स्ट्रगल हुआ जो 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ। उसी के बाद धीरे धीरे से बहुत सारे मूवमेंट्स हुए और उन मूवमेंट्स के चलते जो हमारा डेमोक्रेटिक स्टेट धीरे धीरे बनने के लिए आया और 15 अगस्त 1947 में हमारा देश इंडिपेंडेंट हो गया। और जब इंडिपेंडेंट हो गया तो निश्चित था कि उसमें कुछ ऐसे वर्क भी किए जाने चाहिए जिनके लिए, क्योंकि इंडियन दैट द फ्री द शुड बी डेमोक्रेसी इन विच एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, क्योंकि सभी लोग अनुभव करने लगे कि हमारा एक अलग संविधान हो, अलग हमारा ऐसा कोई संविधान बनाया जाए, इसमें अलग हमारे लिए समानता के दृष्टिकोण से देखा जाए। क्योंकि 150 वर्ष जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहने के बाद डिपेंडेंट कंट्री पूरी हो चुकी थी, उन्हीं के आधार पर सारे हमारे जो वर्क जिनको किया जाता था, इसलिए व्यक्ति सभी सोचने लगे थे ये धीरे धीरे ख़त्म होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारा done by non and persons what a group of the around 300 people, these 300 peoples who become members of its constituent assembly। जो constituent assembly तो उसके 300 peoples लगभग में, और ये assembly थी वो 1946 में डेवलप हुई। who meet periodically for the next 3 years to write Indian Constitution। और आगे जाकर के 3 years में, यानी इस पर स्टार्ट हुआ था लिखना और 3 ईयर में जाकर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हो गया था। तो इसी प्रकार से दीज मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली हैड द हग टास्क बिफोर देम, क्योंकि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली के जो सदस्य थे उन लोगों ने बहुत ही अच्छे टास्क किया। जो इससे पहले जो भी समस्या उनको निराकरण करके उनको किया। The country was made up by several different communities who spoke different languages, belonging to different religions and had distinct cultures. Also, when the constitution was being written, यानी उसमें उन्होंने ये कर दिया कि एवरी पर्सन के लिए किसी भी तरह कोई धर्म अपना सकता है, ठीक है, कोई किसी भाषा का प्रयोग कर सकता है और कोई भी कल्चर किसी भी कल्चर संसद को अपना सकता है। ये सारी चीज़ें उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई। इंडिया वाज द गोइंग थ्रू द कंसिडरेबल टर्मोइल, द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वाज द इमीनिएंट। सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स रिमेन्ड अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर्स, क्योंकि उसी बीच में क्या हुआ तो सभी को मालूम है,
1947 से पहले ही, एक दिन पहले, उस देश का जो डिवाइडेशन था वो भी हो गया था। एक इंडिया भारत के नाम से और दूसरा पाकिस्तान के नाम से जाना गया। ये भी सब ब्रिटिश की देन थी। उन्हीं ने किसी को कुछ लोगों को गुमराह करके और ऐसा कराया। यानी जाते जाते भी कहा जाता है कि अंग्रेज जाते जाते ये एक नासूर हमारे लिए तैयार करके चले गए। क्या पाकिस्तान भी हमारा गरीब की वजह से बहुत बड़ा देश होता और अलग अलग हो गए, जो आए दिन आपस में कोई ना कोई समस्या का कारण बनती है। All of these issues played on the minds of the members of the constituent assemblies as they drafted to connect, क्योंकि जो असेंबली के जितने भी जो मेंबर्स थे उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें जो घटित हुई थी वो भी उनके दिमाग में थी। इसलिए उनको भी ध्यान में रखते हुए इन सभी का, क्योंकि इन सबको भी उनको ध्यान में रखना था, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया जो रिस्पेक्टेड टू द रेस्पेक्ट फॉर द मेंटेनिंग डाइवर्सिटी वाइल द प्रेजेंटेशन यूनिटी। एक यूनिटी डाइवर्सेशन का मतलब होता है अलग अलग वातावरण लोग रहने वाले, अलग अलग समुदाय के लोग, लेकिन वैसे उनके लिए नियम सभी के लिए इक्वलिटी थी, समानता का अधिकार था सभी के लिए। और यही इनका उद्देश्य था। धीरे धीरे इसमें यहाँ पर कुछ दिया गया है जो संविधान के अनुसार हमने वही बताया था भी आपको, सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिक्स या इम्प्रूवमेंट्स के आधार पर इन सभी उपयुक्त चिंताओं को ध्यान में रख करके जो यहाँ पर कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस वाइल रीडिंग देयर कीप इन माइंड इन द एबव मेंशन्ड, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और ये तैयार किया गया था। धीरे धीरे इनको एक यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, उस लिस्ट के अंतर्गत पता चलेगा किन किन चीज़ों को आवश्यकता थी। यूनिटी, इकोनॉमिक्स, एकता के दृष्टिकोण से, सोशो इकोनॉमिक्स रिफॉर्म एंड द रिप्रेजेंटेशंस दैट द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर ग्राफिंग विद। यहाँ पर कुछ समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन चिंताओं को भी कैसे हल किया गया। यहाँ पर कुछ जो इंडिपेंडेंस इंडिया जिनके कारण हुई थी उनसे रिलेटेड कुछ इनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग्स और डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने के लिए कुछ यहाँ पर पॉइंट दिए गए थे जो इनके आयाम से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के जो की फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फेडरलिज्म। फेडरलिज्म से मतलब यहाँ होता है कि फेडरलिज्म सिस्टम था ये संघवाद था, एक बड़ा संघ, एक ऐसा गुट होना चाहिए जो सभी को एक समानता का दृष्टिकोण दे सके। दिस रेफर टू द एक्सिस्टेंस ऑफ द मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। इसका मतलब यह था कि देश में एक से अधिक स्तर की सरकार का होना। और इन इंडिया वी हैव द गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड द सेंटर। और ये भी उद्देश्य था कि हमारे देश में जो सरकार का बंटवारा हुआ वो 3 तरह से हुआ था, 3 स्तरों पर हुआ था। 3 स्तरों की सरकारें हैं जिनमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज। थर्ड जो टायर था, टायर मतलब इनका सरकार के स्तर थे, तो 3 टायर सिस्टम था। 3 टायर का मतलब 1 क्या हो गया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो गया, यानी केंद्र सरकार हो गई, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार और पंचायती राज। ये सिस्टम गवर्नमेंट सरकार के अंग माने गए थे। एंड यू हैव ये इनका स्तर थे। हैव रीड अबाउट दिस इन योर क्लास 6 में, हम लोगों ने इसके बुक में पढ़ा था इसके बारे में। वी लुक एट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट्स, योर क्लास 7 में इनके फंक्शंस को डिस्कस किया था, या सेंट्रल गवर्नमेंट्स में क्या क्या वर्क होते हैं। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्क क्या होता है, सारे जितने भी उनकी पार्ट्स स्टेट्स हैं उन सभी को संचालन करना। बेस्ट मेंबर ऑफ the best member of the communities in the India mean that the systems of government needed to be devised that did not involve only the person sitting in the capital cities। जो कैपिटल सिटी हमारी क्या है, न्यू दिल्ली है। जो भारत की कैपिटल सिटी है वो क्या है, न्यू दिल्ली है। तो वहाँ पर उसके द्वारा ये संचालन पूरे देश का, कंट्रीज़ का संचालन किया जाता है। और इसमें कुछ भारत में बहुत अधिक समुदाय होने के कारण यहाँ पर जो केवल केंद्र सरकार सभी की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती थी,
क्योंकि स्टेट और ये जो थ्री टायर सिस्टम बनाया गया उसका रीज़न ये था कि एक बहुत बड़ा देश होने के कारण उसको इसीलिए बनाया गया था, क्योंकि केंद्र सरकार अकेले उसको नहीं समस्याओं का समाधान कर सकती थी, बल्कि राज्य स्तर पर भी राज्य की संचालन किया गया और पंचायत स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों का संचालन है वो पंचायती राज सिस्टम के द्वारा किया गया। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकार द्वारा जो भी बनाए गए नियम कानून होते थे या नीतियाँ होती थी उनके अंतर्गत आते हैं। तो ये संघवाद का मतलब ये हो गया अलग अलग संघ के रूप में किया गया। सेकेंड नंबर आता है, सेकेंड जो आपका की फीचर्स है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट, संसदीय शासन पद्धति जिसको बोलते हैं। क्योंकि जो डिफरेंट टाइप्स के इसके अभी हमने आपको बताया था जो थ्री टायर सिस्टम्स था, इसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज सिस्टम था। तो इन डिफरेंट जो गवर्नमेंट के उनके बारे में हम लोगों ने भी पढ़ा और लास्ट बुक में भी हम लोग पढ़ चुके थे क्लासेज में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज फॉर द सिटीजन, प्रत्येक नागरिक के लिए कुछ ऐसी प्रणाली को बनाते थे, क्योंकि इनकी जो प्रतिनिधि होते थे सभी स्तरों के प्रतिनिधि जो उनको का चुनाव लोग स्वयं करते हैं। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भारत के सभी संविधान में अपने सभी वयस्क नागरिक जो एडल्ट सिटीजन्स हैं को वोट डालने का अधिकार है, और वयस्क जो एडल्ट्स सिटीजन्स है उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें क्या है, सबसे नंबर 1 है कि उसकी जो एज है वो एबव 18 ईयर्स, 18 ईयर्स और उससे अधिक होनी चाहिए, 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, वही वयस्क मताधिकार कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे जो अपने प्रतिनिधि जिनको, क्योंकि सभी वालों में यहाँ पर आपका सिस्टम है उसमें वोट के द्वारा किसी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, तो प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति स्वयं चुनाव भी लड़ सकता है और ये भी उसको अधिकार दिया गया संविधान के अनुसार कि वो स्वयं भी उसको लड़ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स, जो इसके ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, शुड डिफरेंट पावर्स, सभी के अलग अलग पावर्स हो, so the each organ acts as a check on other organs of government and this ensure balance of power between all their, यानी ये सभी को अधिकार भी है कि वो दूसरे ऑर्गन्स गवर्नमेंट के दूसरे संघ को देख करने के बाद दूसरे इंश्योर कर सकता है और उसको बैलेंस कर सकता है, कहीं अगर कम वो उसका आगे जो इसमें यूनिट ऑफ द टू बुक में भी दिया गया बताया गया था। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि ये प्रतिनिधि जो जनता के प्रति जवाबदेही भी होते हैं, अगर ऐसा कोई भी करते हैं समाज में कोई अगर प्रतिचून कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन उनको ध्यान में रखा जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, नेक्स्ट आपका जो की फीचर्स है वो है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर से मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो आपका संविधान के अनुसार जो हमारे सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, पावर और शक्ति, सेपरेशन बंटवारा, उनका बंटवारा करना। तो उसको बंटवारा संविधान के साथ सरकार के 3 अंग होते हैं, 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के 3 अंग है। देयर आर द वन कौन सा है, लेजिस्लेचर, और सेकेंड एग्जीक्यूटिव और थर्ड है जुडिशरी। हिंदी में इनको लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधायिका या व्यवस्थापिका, एग्जीक्यूटिव होता है कार्यपालिका और जुडिशरी होती है न्यायपालिका। 3 ये हमारे होते हैं। तो विधायिका जो होती है वो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होती हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि होती है विधायिका में, और कार्यपालिका का ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। तथा न्यायपालिका जो होती है, जो जुडिशरी है, जुडिशरी का वर्क क्या होता है, जो न्यायालय की व्यवस्था होती है उनको संचालित करना, सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता का दुरुपयोग होता है उसको रोकने के लिए। तो ये हमारा जो सेपरेशन ऑफ पावर में इसमें ये 3 चीज़ें आती हैं। तो व्यवस्थापिका का मतलब होता है व्यवस्था का करना, कानून को बनाना, ठीक, और उनको क्या होता है कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव का वर्क होता है कानून को निर्माण करने के बाद कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का काम वर्क होता है कानून को
न्याय दिलाना, कानून के माध्यम से उसको किसी व्यक्ति को न्याय दिलाना। तो बहुत सारे यहाँ पर ये चीज़ें रखी, यहाँ पर ये साइड की फोटो में देखो, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, फिर एज द एग्जीक्यूशन माइट बिकम 100 स्ट्रॉन्ग एंड द, क्योंकि यहाँ पर ये कार्यपालिका का वर्ग है, एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, उसी के द्वारा ये यहाँ पर जो कानून को बनाया जाता है, कानूनों का निर्माण होता है। और इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर कोई भी इनमें ही आपसी वैसे ही ये तीनों अलग हैं, लेजिस्लेचर का वर्क अलग है, उसका अलग है, लेकिन यदि कोई इनका दुरुपयोग करता है तो एक दूसरे को उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, ये उनको अधिकार होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, जो आपका मेन, इसके बारे में सभी आप लोग जानते भी हैं, फंडामेंटल राइट्स। ये हमारा अगला जो आपका की फीचर्स है वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार हमारे जो सेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स होते हैं, एज ऑफ्टन बीन रेफर्ड टू एज द कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस और कॉलोनियल रूल हैड द क्रिएटेड ए सर्टेन सस्पेंशन, क्योंकि जो कॉलोनियल पहले आपका इसको हम औपनिवेशिक यहाँ के रूल रेगुलेशन हो रहे थे, उनके बिल्कुल विपरीत बनाया गया, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार वो फंडामेंटल राइट बनाए गए जिसमें व्यक्ति को सारे अधिकार प्राप्त थे। फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर द प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्री एंड द एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट के द्वारा दिए गए जो भी अभ्यास होते हैं, शक्तियों के अभ्यास, उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बाहर जो सिटीजन्स नागरिकों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मौलिक अधिकार बनाए गए, क्योंकि मौलिक अधिकारों के माध्यम से हम बच जाते हैं, कोई भी सारे अधिकार हमें प्राप्त हैं, कोई सी भी। अभी हम लोग कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द गारंटीज एट द राइट ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल। कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पक्ष से भी अपने फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से जिरह कर सकता है, भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ आपके फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। ये यहाँ पर द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड राइट टू, सबसे नंबर हमने आपको बताया था, ये क्वेश्चन आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो देयर आर द 6 फंडामेंटल राइट्स। पहले 7 थे लेकिन एक उसको हटा दिया गया था, जिसमें आपका संपत्ति का अधिकार था, वो उसको वहाँ से उसको हटा दिया गया था। फर्स्ट आपका है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी मतलब क्या होता है, जो राइट टू इक्वलिटी है वो हमारा है, इसको हम बोलते हैं समानता का अधिकार। ये आपका समानता का अधिकार है। ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, क्योंकि सभी के लिए जो नियम्स हैं, नियम जो बनाए गए हैं वो एक राइट टू इक्वलिटी के लिए, वो सभी पर्सन के लिए इक्वल है बिफोर द लॉ। जो भी नियम बनाया जा रहा है तो उससे पहले सभी के लिए। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाई द लॉज ऑफ द कंट्री। देश के नियमों के द्वारा सभी को समानता से उसका सुरक्षा की जाएगी, उनको न्याय दिलाया जाएगा। इट ऑल्सो स्टेट द नो सिटीजन कैन बी द डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, और किसी को किसी भी तरह के धर्म, जाति या लिंग से में भेद नहीं किया जाएगा, कि नहीं वो उस लिंग का तो उसके लिए अलग रूल्स होंगे, ऐसा नहीं किया जाएगा। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग द प्ले ग्राउंड। कहीं भी कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी समुदाय का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी लिंग का हो, वो किसी प्लेस पर, किसी प्ले ग्राउंड्स पर, कोई पब्लिक प्लेसेस में, प्ले ग्राउंड है, होटल है, शॉप्स है, कहीं भी जा सकता है। दैट स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी वन ऑफ मैटर्स। किसी भी मैटर्स में स्टेट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई भी एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो है उस पर भी नहीं किए। बट देयर आर द एक्सपेक्शंस टू दिस दैट यू विल रीड अबाउट लेटर इन दिस बुक। और भी चीज़ें बताई जाएंगी। दैट प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी हैज़ ऑल्सो बीन द एब्लॉइज्ड। अनटचेबिलिटीज, छुआछूत, इसको बिल्कुल अलग कर दिया गया था। भारतीय संविधान से पहले ब्रिटिश साम्राज्य में इसको फोकस किया जाता था, कुछ भारतीय समाज में किया जाता था, लेकिन इस नियम में ये चीज़ नहीं है।
नेक्स्ट आपका जो आपका टॉपिक आता है जो आपका फंडामेंटल राइट्स में सेकंड है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता, जो स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी दूसरा हमारा क्या, एक तो हो गया समानता का अधिकार, दूसरा हमारा क्या हुआ राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का। दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। यानी हमें स्वतंत्रता का अधिकार मतलब ये होता है कि हमें स्वतंत्रता बोलिए स्पीच में भाषण देने की, बोलने, एक्सप्रेशन, अपने एक्सप्रेशन करने की, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन करने की, राइट टू द मूव फ्रीली, कहीं घूमने के लिए, रिसाइड एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, किसी को मैं कंट्रीज़ के बारे में देखना उनको या वहाँ पर वॉच करना। एंड द राइट द प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, किसी प्रोफेशन के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये नहीं कि हमें नहीं कि तुम डॉक्टर बनोगे, आप इंजीनियर बनोगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी शिक्षा से तो बनते हैं कि हमें पढ़ना, बीटेक करना है, या हमें स्ट्रीम में, साइंस स्ट्रीम में जाना, कोई बाउंडेशन तो नहीं है। नहीं, आप कि इस कास्ट के इसलिए आपको कॉमर्स लेना पड़ेगा, इस कास्ट के तो ये लेना पड़ेगा। आप अपनी योग्यता, अपनी क्वालिफिकेशन, क्वालिटी, इन्हीं के आधार पर तो आप माइंड मेकअप के आधार पर उसको आपको किया जाता है। चाहे वो आपको कोई व्यवसाय भी या बिजनेस हो, इन सभी में आपको समानता का अधिकार है। कोई भी व्यवसाय आप कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं होती है। नेक्स्ट आपका की फ्रेम है या सॉरी जो आपका फंडामेंटल राइट्स है थर्ड, द अगेन राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। राइट अगेन शोषण के विरुद्ध अधिकार इसे बोलते हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स एगो। और ये भी क्या, शोषण के विरुद्ध, अगर किसी व्यक्ति का कहीं शोषण होता है तो उसके लिए भी कानून है। यानी ये भारतीय संविधान में लॉज हैं, उसके आधार पर उसको जैसे अंडर 14 ईयर, 14 वर्ष से कम आयु के लिए प्रोहिबिटेड किया गया है कि 14 वर्ष की आयु से कम किसी भी बच्चे को किसी तरह का फोर्स करके उसको मजदूर नहीं बनाया जाएगा या उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा। ये टिकट में, यदि ऐसा कहीं होता है, अगर आपको भी नज़र आता है तो आप उस पर सरकार के उनकी उल्लंघन करने के लिए उसको आप कोर्ट में उसका प्रस्ताव पारित वो कर सकते हैं, उसे न्याय भी दिलवा सकते हैं। क्योंकि ये बच्चों के लिए आवश्यक है, 14 ईयर से नीचे कोई भी जो चिल्ड्रन है उसको एम्प्लॉयमेंट या फोर्स लेबर के लिए कोई भी वो नहीं किया जाएगा। यही नेक्स्ट आपका आता है जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। यानी यहाँ पर हमें जो अधिकार दिया गया है वो क्या है, आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, धार्मिक की स्वतंत्रता के अधिकार दिया गया। हम किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। रिलीजियस फ्रीडम्स इन प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन, सभी नागरिक की प्रोवाइडेड है। एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। अपनी चॉइस के अनुसार किसी भी तरह की प्रैक्टिस को अपने में उतार सकता है, उसको मान सकता है, उसको उसमें अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है। ये सारे अधिकार उसमें हैं। नेक्स्ट आपका आता है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। यानी फंडामेंटल राइट्स में अगला आपका जो है वो है आपका सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। कल्चर, सांस्कृतिक और एजुकेशन का मतलब शैक्षिक अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल द माइनॉरिटीज़, जो भी माइनॉरिटीज़ हैं या रिलीजियस हैं या लिंग्विस्टिक्स हैं, कैन सेटअप देयर ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अपने स्वयं के इंस्टीट्यूशन को खोल सकते हैं, इन ऑर्डर प्रिजर्व कर सकते हैं, डेवलप देयर ओन कल्चर, और अपनी संस्कृति को भी डेवलप कर सकते हैं। इसलिए आपने देखिए अलग अलग माइनॉरिटी, मुस्लिम्स हैं, जैन समुदाय हैं, ये सब क्या माइनॉरिटीज़ आते हैं, इनके बहुत सारे अलग अलग कॉलेज खुले हुए हैं और अपने कल्चर के अकॉर्डिंग वहाँ पर वो शिक्षा देते हैं। ठीक है, या अपने मान लीजिए आरएसएस का, तो यहाँ भी क्या अपने कल्चर्स को भी बच्चों को देते हैं। तो इस तरह से ये अधिकार हमें प्राप्त है। तो इसलिए अगर कोई इससे प्रश्न कि आपके ये नहीं होना चाहिए, तो कोई इसको क्लेम नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है। हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं इसको करने के लिए। आपको मान लीजिए कोई गार्जियन ऐसा करता है, अगर आपको नहीं आना तो अपने बच्चे को निकाल लीजिए, अगर आपको ये नहीं संस्कार दिलाने। लेकिन ये सब क्या है, ये बायोलॉग्स है, ये सारे लॉज दिए गए हैं।
नेक्स्ट एंड लास्ट जो आपका फंडामेंटल राइट्स है वो है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होती है संवैधानिक जो उपचार का अधिकार होता है। कॉन्स्टिट्यूशंस उपचार होते हैं, दिस अलाउ सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट। लास्ट में इसका अधिकार क्या होता है? टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट के द्वारा अगर किसी उसको किया जाता है तो उसके लिए उसे संवैधानिक अधिकार है कि उसके उपचार के लिए वो इन फंडामेंटल राइट का प्रयोग कर सकता है, कोई भी भारत का नागरिक हो। तो ये आपके थे फंडामेंटल जो आपका की फ्रेम था, उसी में एक आपका फंडामेंटल राइट्स आया था। तो यहाँ पर देखा ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट की फ्रेम था, इसमें आपके बहुत सारे पार्ट्स बताए गए। नेक्स्ट आपका फंडामेंटल के बाद नंबर 5 आता है आपका सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म जो आपका है यहाँ पर इस टॉपिक्स में आपका नेक्स्ट चैप्टर भी है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जी बता रही है जो डिटेल में हम लोग उस चैप्टर से भी डिस्कस करेंगे। इस सेकुलर स्टेट इज वन secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as a state religions. We will read more about these in this following chapter. तो यहाँ पर जो सेकुलरिज्म दिया गया है, सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म की को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है, और उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस इसमें किया रहा है। तो इसीलिए हमारा जो भारत है वो क्या है कि धर्म निरपेक्ष राज्य है। इंडिया इज द सेकुलरिज्म स्टेट। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धर्मों को अपनाया जाता है, अलग अलग धर्म होते हैं और हर धर्म के अलग अलग उनके पार्ट्स होते हैं, और उनके पार्ट के अलावा के अतिरिक्त हर धर्म को मानने वाले भी लोग अलग होते हैं। उनके जो होली प्लेसेस होते हैं वो भी अलग होते थे। जैसे हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग जो वर्शिप करने के लिए कहाँ जाते हैं? टेंपल में जाते हैं। मोहम्मदन्स यानी मुस्लिम्स लोग कहाँ जाते हैं? मॉस्की में जाते हैं। जो सिख्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा में जाते हैं। क्रिश्चियंस होते हैं वो चर्च में जाते हैं। तो अलग अलग, और इनके सभी के अलग अलग पार्ट्स हैं। जैसे हिंदू बहुत सारे गॉड एंड गॉडीज है, बहुत सारे देवी देवता वो हैं। मुस्लिम्स को अलग अलग दो कैटेगरी बनाई, सुन्नी शिया और सुन्नी बनाया गया है, ठीक है। इसी तरह से जैन धर्म में पीताम्बर वो दिगंबर पीताम बनाई गई हैं। तो अलग अलग इनकी इस तरह की समझा, बहुत सारे इनको सेकुलरिज्म किया गया है। यू नो नाउ अंडरस्टैंड द वे इन विच कंट्रीज हिस्ट्री ऑफ्टन द डिटरमाइंस काइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कंट्री अडेप्टेड फॉर इट सेल्फ। हमें इसको अडेप्टेड किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशंस द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ critical role in laying our ideals of the would like to the citizens of the country, क्योंकि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत सारे अलग अलग उनको बनाया गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में सारी चीज़ें, इसके लिए हमारा जो राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य संविधान का के आदर्शों को तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार साकार करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे प्रतिनिधि होते हैं, हर प्रतिनिधि हम लोग भाई किसी चुनाव में हम लोग किसी प्रतिनिधि को खड़ा करते हैं और उसको ऊपर तक पहुंचाते हैं, कंट्री का एक मैन उसको पावर दिलाते हैं। तो किस लिए दिलाते हैं? कि वो उस चीज़ों को करे। उससे अपेक्षा भी रखते हैं कि हमारे के माध्यम से जो यहाँ पर चीज़ें उनमें सही हो। जब नहीं होता तो हम क्या करते हैं? अगले आने पर उनको बदल देते हैं, हमारे द्वारा उनको बदल दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर वर्णन भी किया गया, कई पर अधिक जटिल दिखाई भी देते हैं क्योंकि उन्हें द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा, इस सेकुलरिज्म के अलावा और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो पे आती हैं। इन्वॉल्व द कॉम्प्लीट कॉन्स्टिट्यूशंस आउटलाइंस डोंट वरी टू मच अबाउट
दिस फॉर द मोमेंट्स, बहुत सारे मोमेंट्स आपको देखने मिले, हायर क्लासेस हैं उनमें यदि हम कॉन्स्टिट्यूशंस को अच्छे से समझें तो इसमें यहाँ पर दिया गया द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द फंडामेंटल ड्यूटीज़। कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिनको मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो देयर आर द 11 फंडामेंटल, यहाँ संक्षेप बता रहे हैं आपको जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, एक नया भी है जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पर ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं उनके बारे में, ये भी आपका इसी का पार्ट्स है, कॉन्स्टिट्यूशंस के ये की फीचर्स हैं। इसको आगे क्लास में आगे आपके टॉपिक किसी में आप लोग डिस्कस करेंगे। जो आपका 11 फंडामेंटल, देयर आर द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, ड्राइंग द पिक्चर्स, डिस्कशन देन द क्लासरूम्स। इसको हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मैं आपकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं डिफरेंट टाइप्स की, इनको हम यहाँ पर डिस्कस भी किया जा सकता है। और जो थोड़ा उनमें उसमें बहुत से उनका प्रत्येक नागरिक का जैसे कोई कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करने के आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रगान का आदर करें। तो जो फंडामेंटल ड्यूटी वहाँ एक कर्तव्य होते हैं क्या करना चाहिए। इसे कहते हैं कि हमें राष्ट्रगान में तो हम लोग खड़े हो जाते हैं तुरंत, तो हमें राष्ट्रगान करना चाहिए। और भी बहुत से आंदोलन होते हैं उनको प्रेरित करने के लिए उच्च आदर्शों का हृदय से रखना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए। भाई हम ही लोग तो, हम लोगों में से तो निकल के जाते हैं जो आज बॉर्डर्स पे खड़े हुए हैं, सब क्या ये सब सिटीजन तो हैं। तो ये सब कर्तव्य इनके, इन्होंने शपथ सब भारतवासी इसको लेते हैं कि हमें कर्तव्य, हमें अपने कर्तव्यों पर निर्वाह करनी चाहिए। उनकी वो ड्यूटी, वो तो सारे लॉज वगैरह बनाए गए आपको, जब आपको जब फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं तो हमारी कुछ मौलिक कर्तव्य भी तो होंगे। ऐसे नहीं केवल फंडामेंटल केवल आपको अधिकार दे दिए गए हैं, तो अधिकार के साथ साथ कुछ कर्तव्य होते हैं जो हम सभी को करने होते हैं। तो जो भी उनके होते हैं, जैसे माता पिता संरक्षक के द्वारा जो 6 से 14 वर्ष की बच्चों की जो प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना होता है, इसमें ये एक आर्टिकल था 86, उसमें इसको संशोधन किया गया है। पहले नहीं थी लेकिन अब कम से कम 14 वर्ष के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा आज सरकार ने उसको फ्री भी कर रखा है। तो इस तरह से ही हमारे कुछ जो कर्तव्य होते हैं इनको भी हमें करना चाहिए। तो फंडामेंटल्स कुछ हमारी ये ड्यूटीज़ भी होती हैं। तो आज ये टॉपिक आपका जो चैप्टर्स था यहीं पर समाप्त होता है, क्योंकि आगे आपका टॉपिक ये क्लियर हो चुका है। तो आज आप इसमें आप लोगों ने बहुत सारे टॉपिक पढ़े, इसमें आपने जुडिशरी के बारे में एग्जीक्यूटिव्स का था, ये सारी चीज़ पढ़े। जैसे आपका जुडिशरी में, अब जुडिशरी में आपका क्या है भाई, न्यायालय है, डिफरेंट न्यायालय। आपका सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट वो कहाँ है, दिल्ली में है। हाई कोर्ट आपका इलाहाबाद, हाई कोर्ट हैव एवरी स्टेट, हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है और हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जिसको हम जिला अदालत बोलते हैं। वो हर डिस्ट्रिक्ट में होगी। तो इस तक तो निचली जो अदालत होती है वो डिस्ट्रिक्ट होती है, उसके बाद हाई कोर्ट। जब हमारा उसमें हमें न्याय नहीं मिलता तो हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में भी नहीं होता तो हम कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आपका एक ही है ऑल ओवर इन इंडिया, जो इट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। तो ये टॉपिक आज हमारा यहीं क्लोज होता है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।